इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। सुबह का समय अर्पिता का घर रानू स्कूल के लिए निकल गई थी और काशीराम जी भी काम में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अर्पिता ने उनके लिए नाश्ता लाया और साथ में एक टिफ़िन भी। काशीराम, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या कि छुट्टी है? अर्पिता, आज जाने का मन नहीं है पापा, बस उसी वजह से नहीं जा रही। काशीराम, सब ठीक तो है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है ना? अर्पिता, नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा आप आराम से नाश्ता कीजिए और आप काम पर जाइए, मैं आज घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। काशीराम, ठीक है, कुछ होगा तो बताना। अर्पिता उस दिन कॉलेज नहीं गई। उसके दोस्त का फ़ोन आया तो उसने सर दर्द का बहाना बना दिया। आज वेद रास्ते में उसका इंतज़ार कर रहा था कि मिलकर उससे माफ़ी मांग लेगा, लेकिन वह नहीं आई तो उसके दोस्तों को उसने रोका और पूछा। उसके दोस्त भी जान गए थे कि वेद बुरा नहीं है, तो उन्होंने बताया कि वो आज नहीं आएगी, उसका सर दर्द कर रहा है। वेद ने उसके दोस्तों से अपना नंबर बदला और अर्पिता को बताने से भी मना किया, फिर वहाँ से निकल गया। रुचि, यार कितना हैंडसम है ये वेद, इसकी आंखों में सच में अर्पिता के लिए प्यार नज़र आता है मुझे। फैजान, मुझे भी, लेकिन अर्पिता की फीलिंग भी मायने रखती है, लेकिन वो लड़की पूरी पागल है। कोमल, मैं रहती तो मुझे तो प्यार ही हो जाना था इससे। वैसे भी मैंने देखा है यार, इसके पापा भी टॉप बिजनेसमैन में से एक हैं नैनीताल के। आशीष, यार अब वो अर्पिता को प्यार नहीं है तो क्या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है? अब वो उसका फ़ैसला है, कोई भी उसे इस बारे में कुछ नहीं कहना। रुचि, ओके बाबा, हम नहीं कहेंगे, लेकिन तू कब करेगा मेरे घर वालों से बात? आशीष, कुछ काम धाम तो करने से बेरोज़गार हूँ मेरी जान। कोमल, आर यू सीरियस? तुम दोनों सच में एक दूसरे से शादी करना चाहते हो? अब पक्का तूफ़ान आना तय है, कैसे हैंडल करोगे यार एक दूसरे को? फैजान, प्यार हो तो सब हो जाता है मिस कोमल मैडम, चलो सब क्लास नहीं अटेंड करना है क्या? कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। वेद अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे याद ही नहीं था कि अर्पिता को प्यार से समझाना है। उधर अर्पिता भी वेद के ना आने से थोड़ा सुकून से थी। जब से वेद मिला था तब से आए दिन वह मिल ही जाता और उसका मूड डिस्टर्ब हो जाता, लेकिन ये मौका बहुत जल्द अमर को मिल गया। अमर किसी काम से अर्पिता के घर तरफ आया हुआ था, लेकिन अर्पिता ने उसे ध्यान नहीं दिया और सारा कचरा उस पर ही डाल दिया। अमर को बहुत तेज़ गुस्सा आया। अर्पिता ने भी देखा तो अपनी एक आंख खोलकर सामने देखने लगी। वहीं अमर ने भी उसे देखा तो उसके मुंह से भाव भी निकल गया, लेकिन उसने तुरंत सॉरी कहा। लेकिन अर्पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी और अपनी गलती के लिए सॉरी कहा। अमर, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं अपना हुलिया सुधार सकता हूँ? अर्पिता, सॉरी, मेरी वजह से आपका पूरा कपड़ा ख़राब हो गया। आप आओ ना, आओ और वहाँ मुंह हाथ धो लो, मेरे भाई का शर्ट आप पर आ जाएगा। अमर, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। अर्पिता, अब कह रही हूँ तो भले ही वापस कर जाना। अमर वहाँ अपना टी शर्ट बदलता है, तब तक अर्पिता कॉफ़ी बना कर ले आती है। मोनू अपने कमरे में पढ़ रहा था और रानू ट्यूशन गई हुई थी। दोनों शांति से बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। जाते जाते अमर ने उसे कहा कि भले ही अभी वीर की हरकत बेकार सी है, वह उसे परेशान कर देता है, लेकिन उसे इन सब के मामले में कुछ नहीं पता, थोड़ा बेवकूफ़ है, जानता नहीं बात करने। लेकिन वेद बुरा नहीं, अच्छा लड़का है और वो बहुत खुश रखेगा उसे। वो उसे समझने की कोशिश करे और उसका मतलब उसको परेशान करने से नहीं होता है, दिल का अच्छा है। फिर वहाँ से निकल के अर्पिता ने अपना सर हिलाया और काम करने लगी। उधर अमर ने उसे नहीं बताया कि वह अर्पिता से मिला और उसका घर देखा। अभी वो खुद अर्पिता से दोस्ती करना चाहता था ताकि उसे समझ सके। अर्पिता भले चुलबुली लड़की और थोड़ा लड़ने वाली, लेकिन दिल की अच्छी लगी थी उसे। कोई और ऐसी लड़की होती तो कब की हाँ कह देती वेद को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। जब वेद अपने काम से फ्री हुआ तो एक चक्कर उसने उस पार्क पर लगाया और वह उसे नज़र नहीं आई। फिर उसने उसके कॉलेज जाने की सोची, पर वह रास्ते में ही दिख गई तो उसने गाड़ी रोका और उसके पास चला गया। अर्पिता, तुम फिर आ गए? तुम नहीं थे तो कितनी शांति से रहती थी मैं। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ना ही तुमसे बात करने का कोई शौक़ है।
तुम बुरे नहीं हो ये पता है, लेकिन ये भी सच है ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना पहचानती हूँ। वेद, तो जान पहचान बना लेंगे ना, बॉयफ्रेंड ना सही फ्रेंड ही बना लो। अर्पिता, देखो मिस्टर वेद, वेद नाम है मेरा, नाम लोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अर्पिता, दोस्ती कर लेती, लेकिन तुम्हारी फीलिंग अलग है और मुझे पता है कि वो बदलने वाली नहीं है जल्दी से। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है और ना ही मुझे ये सब करना है। मेरे घर में अगर इसकी भनक भी पड़ गई ना तो पापा को लोगों से बातें सुनना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ ऐसे कहीं भी पीछे आना बात करना बंद करो। तुम अच्छे हो, तुम्हें भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। वे, सॉरी, दिल से सॉरी, मुझे भी तुम्हारी प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी, लेकिन आई प्रॉमिस मेरी वजह से आज के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखो, तुम इस दिल में और तुम ही रहोगी। अर्पिता पागल, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और वैसे भी ये प्यार का भूत ना कुछ दिनों में उतर जाएगा। वेद, देख लेना, भले ही तुम नहीं रहोगे मेरे साथ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझसे बची रहोगी। इस दिल में अब तुम्हारे सिवाय किसी और का आना मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, एंड हाँ, आई लव यू फॉर एवर एंड एवर। वेद तुरंत जाकर गाड़ी में बैठ गया। अर्पिता उसे देख रही थी और उसकी बातों का मतलब समझ रही थी। उसे वेद अच्छा लड़का लगा, लेकिन उसकी खुद की भावनाएं थी, वह खुद से अच्छे से समझना चाहती थी, इसलिए आज कह दिया पागल लड़का, देखना एक दिन इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अर्पिता कहते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं बातें उसके मन में रह गई थी। कुछ सवालों के जवाब तो कुछ दिल और दिमाग दोनों ही कुछ और कह रहे थे। दूसरी तरफ वेद गाड़ी में बैठते ही रो पड़ा। उसे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन इसमें अर्पिता की क्या गलती थी। ज़रूरी थोड़े ना है कि किसी को प्यार हुआ है तो उसे भी हो। वेद अच्छे से जानता था कि इसमें अर्पिता की कोई गलती नहीं है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। उस वजह से उसकी आंखों में आंसू निकल आया था। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अपने नाना के पास फ़ोन करके उनसे कह दिया आज वह ऑफिस नहीं आ पाएगा। वो गाड़ी चलाया, वो सीधा एक झील के पास जाकर रुका। उसने वहीं बेंच में बैठकर सामने झील को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता और वेद को बात करते हुए मुन्ना भाई ने देख लिया था। उसे अर्पिता और वेद के बीच कुछ रिश्ता नज़र आ रहा था। उसे लगता था दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और यही सोचकर उसके मन में एक ख्याल आया और वो हंसने लगा। उसके आदमियों ने पूछा क्या हुआ भाई, तो उसने कहा आज रात अड्डे पर अपने खास आदमियों को बुला लो, किसी का हिसाब करना है। अब देखता हूँ कैसा महसूस होता है जब कोई किसी अपने को तकलीफ़ देता है। तो मुन्ना भाई अपने घर जाने के बाद अपनी बहन को आवाज़ देता है, मुन्ना सुरभि बाहर आ। बहन जल्दी से, आज तेरे लिए खुशखबरी आई है, जल्दी आप तो कमरे से बाहर आ जा, दिन भर तो वहीं रहती है। पर उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो वह उसके कमरे के पास जाकर उसे आवाज़ देता है, उसके गेट को खटखटाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ का दरवाज़ा खुलता है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आती, लेकिन उसकी सुंदरता कुछ महीनों से कम हो गई। गाल चपटे हो गए हैं, आँखों के नीचे काले घेरे हैं, बालों का भी हाल बेकार है। मुन्ना, क्या हालत बना ली है तूने अपनी, देख तो कैसे चेहरा पीला पड़ गया है, पतली हो गई है तो एकदम से। कल को तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, चल आ जा, तुझे अपने हाथों से खिलाता हूँ। सुरभि उसके पीछे चली जाती है। बातों को सुनकर उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, वो बस चुपचाप चली जा रही थी। ना कुछ पूछा ना कुछ कहा था, बस मुन्ना ही बात किए जा रहा था। शाम का वक्त, वेद अपने घर जाकर अपने रूम में चला जाता है। अमर आता है, पर वह बाद में बात करूँगा बोलता है। अमर ने भी सोचा परेशान होगा, तो वह नीचे सविता जी के पास चला जाता है और बात करने लगता। सविता जी, तो आज याद आई अपनी माँ की, जब चहेते दोस्त ने उसे कोई भाव नहीं दिया। अमर, माँ आप भी ना, ऐसे कुछ नहीं है, आप तो सबसे अच्छी हो। सविता जी, मक्खन मत लगाओ, एक बात बता, वेद के में जो बदलाव आए हैं, कोई लड़की का चक्कर है क्या? अमर, मुझे क्या पता, वो तो मुझे हमेशा पहले के जैसे ही लगता है, आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। सविता जी, माँ सब जानती है अपने बच्चों के बारे में, तुम भले ही मत बताओ,
लेकिन कुछ कुछ समझ तो मुझे भी आता है। अमर, आप वेद से ही पूछ लेना। माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप मेरे लिए प्लीज़ चाय बना देंगी? सविता जी, ओके, जाओ, जल्दी जाओ, आओ। अमर जाते हुए खुद से, ये वेद भी ना, इसके चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ेगा, कितनी मुश्किलें से वहाँ ये सब बोला है। क्या बताऊँ, मैं तो डर ही गया था, इसकी हरकतों से सबको पता चल ही जाना है। लेकिन नाम तो मेरा आएगा, उससे पहले तो वेद से बता दे मम्मी ने क्या कहा था। पता नहीं क्या हुआ है, ना ऑफिस आया है, ना रूम से बाहर आ रहा है। नानू से बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, और यहाँ माँ से। दूसरी तरफ वेद अपने कमरे में लेटा हुआ फैसला लेने की कोशिश कर रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। किसी से ये सब बातें कह भी नहीं सकता, थक कर वह सो जाता है। वेद का घर, सुबह का समय। वेद अपने कमरे से नीचे आया, जहाँ राम जी और अमर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो भी वहाँ बैठ गया और फ़ोन में ईमेल चेक करने लगा। राम जी, सब ठीक है ना? वेद, हाँ पापा। कैसे, आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? अमर, वो तो तू शांत है ना, इसलिए अंकल ने कहा। वेद, तो दिन भर हल्ला करते रहूं क्या? सविता जी, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना? वेद, सच सच बता, आजकल कुछ शांत शांत सा लग रहा है। वेद, कुछ नहीं माँ, बस कल सर दर्द की वजह से आराम कर रहा था, और ऐसी कोई बात नहीं है। राम जी, अब नाश्ता तो दो, भूख लगने लगी। नाश्ता करके राम जी अपने काम पर चले गए और अमर और वेद भी निकल गए। अमर, सच सच बता, क्या बात है? क्या छिपा रहा है? तेरे और अर्पिता के बीच फिर से कोई लड़ाई हुआ है क्या? वेद, उसकी और मेरी जैसे बहुत बनती है ना। कब वो प्यार से बात करती थी, कुछ भी तो नहीं था हमारे बीच, तो झगड़े वाले बात ही नहीं आती। अमर, अच्छा फिर क्या बात है? अब देख, लड़की की तरह नखरे मत दिखा, बता बात क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर उसने अपने और अर्पिता के बीच कल जो भी बात हुआ उसे बता दिया। अमर ने कहा कि एक बार वो उसे समझा कर देखेगा, तो वेद ने उसे मना कर दिया। अमर भी जान रहा था कि अर्पिता अपनी जगह सही है, लेकिन उसे वेद के लिए भी बुरा लग रहा था, इसलिए उसने एक बार अर्पिता से बात करके कहना चाह रहा था कि कम से कम दोस्ती ही कर ले। खैर, दिन अपने हिसाब से गुजरते जा रहे थे। वेद भी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था। अर्पिता सब बातों को साइड में हटाकर अपने ध्यान पढ़ाई और घर पर लगाने लगी। करीब 10 दिन गुजर गए थे। इस बीच वेद और अर्पिता का आमना सामना नहीं हुआ था, और वो चाहते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ हो। एक दिन वेद अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि उसके पास अर्पिता के दोस्तों को कॉल आ रहा, बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, कोई गाड़ी वाला उसको टक्कर मार दिया और भाग गया। वेद ने जब सुना तो वह तुरंत मिलने के लिए अमर को लेकर निकल गया, लेकिन हॉस्पिटल में उससे मिलने जाने से पहले उसके पास कॉल आया था, जिसे सुनकर वह तुरंत वहाँ से निकल गया। अमर भी उसके पीछे पीछे चला गया और उसकी गाड़ी में बैठ गया। वेद ने तुरंत अपने दोस्तों को कॉल किया जो पुलिस में था, उसे अर्पिता के आसपास का ख्याल रखने के लिए कहा, और अर्पिता और उसके परिवार वालों के लिए भी यूनिफॉर्म के ऑफिसर को रखने की रिक्वेस्ट की। अमर उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। जब वेद का बात खत्म हुआ तब वह उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। इतना तो वो जान गया था कि ज़रूर कोई बड़ी बात है। अमर, क्या हुआ? किस लिए इतना तामझाम कर रहा है? सच बता। वेद, तुझे वो याद है सुरभि जो स्कूल टाइम से मेरे पीछे थी और मैंने उसे मना कर दिया था, उसके बाद वो गायब हो गई थी? अमर, हाँ याद आई, वो 11th में न्यू थी और उसने शुरू दिन से पसंद कर लिया था। उसकी दोस्त ने बताया था कि उसने ट्रांसफ़र ले लिया है। वेद, अब ये तो पता नहीं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उसका एक भाई था मुन्ना जो गुंडा, और उसी ने अर्पिता का एक्सीडेंट करवाया। अमर, हद है, मतलब बिना वजह वो क्यों ऐसा कर रहा है? वेद, क्योंकि इसे लगता है अर्पिता और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो अर्पिता को चोट देकर मुझे तकलीफ़ देना चाहता है। अमर, उस पागल को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा लगता है। चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। वेद, नहीं यार, ऐसा करके अर्पिता के प्रॉब्लम को और बढ़ाना नहीं चाहता। मुन्ना सही थी, मुझे तकलीफ़ हुई है, पर इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरे कारण उसके साथ इतना बुरा हुआ। अमर, तो अब क्या चाहता है तू? तेरे ये बातों से वो चुप हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, वो फिर कुछ ना कुछ करेगा। वेद, अभी फ़िलहाल तो अर्पिता से मिलकर आ, मैं तुझे शाम को अपने अड्डे पर मिलता हूँ।
अमर वहाँ से अर्पिता को मिलने चला जाता है और वेद मुन्ना के आए फ़ोन के बारे में सोचता है। उसने उसे खुलेआम चुनौती दी थी अर्पिता को बचाने के लिए और उसे सच में डर लग रहा था कहीं कुछ कर ना दे। उसने अपनी गाड़ी अपने अड्डे की ओर घुमा दी। वहाँ अमर अर्पिता से मिलने गया जहाँ उसके सर पर हाथ पर चोट लगी थी। उसके आसपास उसके दोस्त और उसके परिवार वाले थे। अमर को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके भाई ने उसे जगा दिया तो वो अर्पिता के पास बैठ गया। अमर, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया झांसी की रानी का? किसने इतनी हिम्मत की? अर्पिता, उस गाड़ी वाले को कभी मिलेगा तो छोड़ने शेर रही मैं अपने रास्ते आ रही थी, उसने ही जानबूझकर ठोक दिया और किसी इंसान ने यहाँ पहुँचा दिया। अर्पिता के दोस्त, हाँ, गाड़ी वाले ने अपना एड्रेस दिया होगा ना कि अर्पिता जी हम आपको ठोक रहे हैं, आप अपना मन होगा तब आप बदला लेने आ जाना। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। अर्पिता ने मुंह बना लिया। फिर रानू और उसके पापा घर चल दिए कुछ ज़रूरी सामान लाने, क्योंकि डॉक्टर ने 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहने की बात कही थी। अमर कुछ देर वहाँ रुका और उससे बात की। अर्पिता ने भी उसे कुछ नहीं कहा, वो भी उससे नॉर्मल बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद अमर वहाँ से निकल गया। उसने अर्पिता को नहीं बताया कि उसका एक्सीडेंट जानबूझकर हुआ है। शाम का वक्त, झील के एक कोने में वेद बैठा हुआ अपनी किसी सोच में गुम था। अमर उसके पास आया। उसके हाथ में कॉफ़ी थी। उसने एक कप वेद की तरफ बढ़ा दिया। वेद ने उसे ले लिया। अमर, ठीक है, वो उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। वेद आ सकती थी। उसने मुझे धमकी देने के लिए बस एक्सीडेंट कराया है। अमर, चाहता क्या है वो? वेद, कल सुबह मिलने के लिए बुलाया मुझे, वही बात पता चलेगी। अमर, तू अंकल को क्यों नहीं बता देता इस बारे में, शायद वो कुछ मदद कर पाए। वेद, नहीं, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता, वैसे भी वो दिल के मरीज हैं। अमर, तो क्या सोचा है तुमने? वेद, 1 हफ्ते बाद नवरात्रि शुरू होने वाली, उसके बाद ही कुछ सोचते हैं। अमर, ठीक है, अगर मिलना होगा तो मिलने जा सकता है अर्पिता से, शायद तुझे ठीक लगे। फिर कुछ देर दोनों शांति से सामने झील के पानी को देखते रहे। फिर फ़ोन आने पर दोनों घर के लिए निकल गए। रात के 11 बजे, लेकिन आज वेद की नींद उड़ी हुई थी। वहीं अर्पिता दवाई के कारण गहरी नींद में सो रही थी। उसके बगल वाले बेड पर उसका भाई मोनू सोया हुआ था। वेद को जब चैन नहीं पड़ा तब उसने गाड़ी की चाबी उठाई और हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। लेकिन रात के वक्त जाना आसान नहीं था। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसकी मदद से अर्पिता के रूम के बाहर खड़ा था। उसने बाहर से अर्पिता को देखा और चला आया। अगली सुबह दोपहर, वेद और अमर की गाड़ी एक बंगले जैसे घर के बाहर रुकी। जगह जगह बॉडीगार्ड थे। वो दोनों गाड़ी से उतर के अंदर की तरफ जाने लगे। तभी एक आदमी और उसने उसे अपने साथ लेकर अंदर चला गया। सामने हॉल पर एक रौबदार आदमी बैठा हुआ था। उम्र यही 30 से 32 होगी। उसी के पास एक लड़की बैठी हुई थी। इन दोनों को देखकर अमर के मुंह से सुरभि निकला। सुरभि ने अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर सामने बैठा आदमी खुश हो गया। वेद, जल्दी कहो, मुन्ना किस लिए यहाँ बुलाया है? मुन्ना, थोड़ा आराम से बैठो, शायद ज़रूरत पड़े, चाय नाश्ता लो। वेद, काम की बात की जाए, आपकी हरकतों से वैसे भी पेट भरा है। मुन्ना, अरे तुम तो गुस्सा होगे, अब बोल जो दिया है तो सुन लो। तुम्हें बता दूं कि मेरी बहन से शादी कर लो, उन्हें छोड़ दूंगा मैं। वेद, आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हो? मुन्ना, देख, मेरी बहन तेरे से प्यार करती है और तू उससे, लेकिन वो तुझे भाव भी नहीं देती, ये भी मुझे अच्छे से पता है। अगर तुझे उसकी जान बचाना है तो तू सुरभि से शादी कर। अमर, सुरभि से? तुम अपने भाई को रोकती क्यों नहीं हो? तुम जानती हो कि ये गलत है। पर सुरभि उसे कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप बैठे रहती, जिसे देखकर अमर को बहुत गुस्सा आ रहा था। दोनों के बीच कुछ देर बात होती है। फिर मुन्ना वेद से कहता, 10 दिन का टाइम है, तेरे पास जो करना है सोच समझ ले अच्छे से। अमर और वेद दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह वेद अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ था, तभी उसकी माँ वहाँ आई। उसने अपने हाथ में रखी कॉफ़ी को साइड में रखा और उसके पास बैठकर उसके बाल को सहलाने लगी। सविता जी, सब ठीक है ना? वेद कुछ परेशान नज़र आ रहा है। वेद, नहीं माँ, बस काम की थोड़ी टेंशन है और कुछ नहीं। सविता जी, अच्छा, जैसे मैं तो
कुछ समझती ही नहीं, किस बात से इतना परेशान है, बता क्या हुआ? पक्का कोई लड़की का मामला होगा। वेद माँ आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। सविता जी अब तू बताना नहीं चाहता तो बात कुछ और है। वहाँ कॉफ़ी रखी है, पी लेना। सविता जी जाने लगती हैं। वेद समझ जाता है कि वह गुस्सा है। वह तुरंत उठता है और जाकर उनके हाथ को पकड़ लेता है और पीछे से गले लगा लेता है। फिर एक ही सांस में सब बात बता देता है। सविता जी उसमें क्या है, तुम्हारे पापा और नाना को कहते हैं रिश्ता पक्का कर देते हैं, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं और उस गुंडे को अच्छे से सबक सिखाते हैं। वेद नहीं माँ, हम ये सब नहीं कर सकते। वह बहुत स्वाभिमानी है और सबसे बड़ी बात वो मुझसे प्यार नहीं करती। दूसरी बात मुन्ना बहुत खतरनाक है, उसका कोई भरोसा नहीं। सविता जी फिर क्या करेगा तू? वेद अभी सोचा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कुछ सोच लूँगा। तब तक आप ना किसी को कुछ मत कहना और मेरे साथ रहना बस। सविता जी मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, बस गलत मत हो, ध्यान रखना। सविता जी वहाँ से चली जाती हैं। वेद तैयार होकर नीचे आता है जहाँ पहले से अमर बैठा हुआ था और नाश्ता कर रहा था। वेद ने भी अपना नाश्ता खत्म किया और फिर काम पर निकल गया हॉस्पिटल। वहाँ अर्पिता दवाई न खाने के नाम पर ना नुकुर कर रही थी और मोनू और रानू उसको जिद कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें बड़ी होने का रौब दिखा रहे थे। फिर काशीराम जी और दोनों ने अर्पिता की शिकायत लगा दी। रानू पापा देखो ना, दीदी दवाई खाने से मना कर रही हैं। अर्पिता पापा आप तो जानते हो ना कि मुझे दवाई नहीं पसंद। मोनू पर ठीक कैसे होगी बिना खाए, आप समझाओ ना पापा। अर्पिता मैं बड़ी हूँ ना, तुम दोनों मेरी बात मानोगे, मैं नहीं, क्योंकि तुम दोनों मेरे से छोटे हो। काशीराम जी हाँ ये सही है। रानू और मोनू लाओ, दो दवाई मैं खिलाता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और अर्पिता छोटी, तो अर्पिता मेरी बात मानेगी, मैं नहीं। पहले उनकी बात सुनकर अर्पिता खुश हो जाती है, फिर आगे का लाइन सुनकर वह मुँह बना लेती है। मोनू ये पड़ा, नहले पे दहला। फिर काशीराम जी अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं, जिस पर गोली रहता है। उसको देखकर वह ना में सिर हिला देती है, जिसे देखकर उसके पापा उसे प्यार से समझाते हैं और आखिर में गोली खिला ही देते हैं। फिर थोड़ी देर बैठकर काम पर चले जाते हैं। उनका मन तो नहीं था, लेकिन घर के खर्चे और बाकी चीज़ें के कारण उन्होंने छुट्टी लेना ठीक नहीं समझा। उन्होंने तीनों को हिदायत दी और वहाँ से निकल गए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे वेद की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और ये बात अमर और सविता जी अच्छे से समझ रहे थे। अर्पिता का चोट भी अब ठीक ठाक था। 2 दिन बाद से नवरात्रि शुरू थी, लेकिन मुन्ना ने भी अपना दांव चल दिया था। सुरभि पहले की तरह ही शांत थी। वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन हर पल शांत ही रहती थी। लेकिन उसकी एक दोस्त थी, उसकी डायरी, जिसमें वो सब बात लिखती थी। वेद को इतने दिन बाद देखकर उसे खुशी हुई थी, लेकिन अपने भाई की बात सुनकर वह वेद की मदद करने की सोच रही थी। उसे वेद से बात करना था। उसे पता था मुन्ना उसे कभी अकेले जाने नहीं देगा। नवरात्र शुरू हुए 3 दिन हो चुके थे और आज रात को अर्पिता के पापा के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। असल में वो लोग आए तो थे अर्पिता के लिए, लेकिन उसकी जगह उसके पापा पर हमला हो गया। और उससे पहले कुछ करते उनकी आवाज़ सुनकर मोनू और रानू दोनों बाहर आए तो देखा उनके पापा के हाथ में चोट लग गया और खून बह रहा है। उन्होंने जल्दी से पापा को हॉस्पिटल लेकर गए और पट्टी कराया। वहाँ वेद के दोस्त ने उन आदमियों को पकड़ा और पूछताछ किया तो पता चला कि मुन्ना ने उनको भेजा था अर्पिता के ऊपर दोबारा हमला करने के लिए, और उन्होंने अर्पिता समझकर उसके पापा पर हमला कर दिया। उनकी हाथ की हड्डी टूट गई थी, तो वहाँ प्लास्टर लगा था। महीने भर कुछ काम नहीं कर सकते थे। अब उनके सामने एक और परेशानी आ गई। कुछ सेविंग्स थे, जिससे 2 महीने का खर्चा आराम से चल जाता। इन सब में अर्पिता का मन बुरी तरीके से ख़राब था। एक के बाद एक प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ रही थी। वेद ने गुस्से में मुन्ना को फ़ोन लगाया, उसके हरकत के लिए चिल्लाने लगा तो मुन्ना ने उसे 2 दिन का समय बता दिया। उसके बाद सीधा अर्पिता को जान से मारने की धमकी दी। साथ में ये भी कहा कि उसे पता है कि वेद ने अर्पिता और उसके घर वालों के लिए जो आदमी लगाए हैं देख रेख के लिए, वो भी उसे रोक नहीं पाएंगे। वेद को समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना गाड़ी उठाया और उस जगह पर गया जहाँ से सुकून मिलता था, लेकिन यहाँ सुकून आज नहीं मिला। उसका मन वैसे ही बेचैन था। कुछ देर आंख बंद करके सोचने के बाद उसने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन लगाया। वहाँ पर सब इंतज़ाम करने के लिए कहा गया।
शाम हो चुकी थी। फिर वह घर गया। उसने अमर और अर्पिता के दोस्त की मदद से अर्पिता को बाहर से बाहर ले जाने के लिए कहा ताकि वह अर्पिता के घर वालों को समझा सके। कोई नहीं जानता था कि वह क्या करने वाला है, लेकिन हालात को देखते हुए अमर ने उसका पूरा साथ दिया। अगली सुबह अर्पिता के दोस्त उसको बाहर लेकर गए। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी जिद के कारण उसको जाना पड़ा था। फिर उसके पापा ने भी कहा कि अब वह ठीक है, तुम जाओ। अर्पिता उन लोगों के साथ चली गई और उसके जाते ही वेद अंदर आया। उसको किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन वह वजह पूछी तो वह वहाँ बैठकर उसने शुरू से लेकर आखिरी तक सभी बात बता दी, जिसे सुनकर वो लोग भी हैरान हो गए थे। काशीराम जी, तो आप क्या चाहते हो? हम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, कोई तो तरीका होगा। वे तरीका तो है अंकल, लेकिन मेरे पापा दिल के मरीज हैं और मुन्ना एक गुंडा आदमी, उसका कोई भरोसा नहीं, और कब तक किसी दूसरे लोगों के भरोसे से हम डर कर जिएंगे। अर्पिता के पिता सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति थे। उन्हें भी सब समझ आ गया था और ये भी जानते थे कि मुन्ना जैसे आदमी किस हद तक जा सकते हैं। वेद उन्हें बुरा लड़का नहीं लगा था, लेकिन ये भी तो वो भी अनजान था। उन्होंने उसके बातों को सुना और तरीका सोचने लगे। रानू और मोनू को भी बात समझ आ गई थी। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि वेद की वजह से आज इतना कुछ हुआ है। वेद ने माफ़ी भी मांगी और आखिर में अपनी बात कहकर उन तीनों को भी मना लिया। पहले तो वो लोग मना कर दिए, लेकिन वेद ने उन्हें अपने तरीके से समझाया तो वो लोग भी मान गए। अब जाकर वेद को थोड़ा सुकून मिला था। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला गया और पिता को कुछ भी बात बताने के लिए मना कर दिया, लेकिन वेद की बातों की वजह से आपस में बात भी किया, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। उन्होंने सब ऊपर वालों के ऊपर छोड़कर जैसा हो रहा है वैसा ही चलने दिया, और कर भी क्या सकते थे। अपने तरीके से सोचने पर भी उनको कोई हल ना मिला। रात को अर्पिता वापस आ गई थी और सब बातें बना रहे थे और बाकी सब उससे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसा कुछ हुआ ही ना हो। वहीं वेद ने अपना फैसला घर पर सबको बता तो दिया। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात उसने किसी को नहीं बताया था। मुन्ना ने सीधा वेद को कह दिया था कि नवरात्र के 90 दिने पर वह सुरभि और उसको शादी करा देगा। अब उसके पास केवल एक दिन का ही समय था। 8वां दिन शाम का समय। शाम 7 बजे काली दुर्गा उत्सव समिति हवन लगभग खत्म हो गई थी। अर्पिता वहाँ लाल कलर के सूट पहने वहाँ बैठी हुई थी कि अचानक से वेद ने उसे उठा लिया और उसके मांग में सिंदूर भर दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। अर्पिता ने अपने सर पर हाथ लगाया तो उसने लाल सिंदूर देखा। उसने वेद को मारने के लिए हाथ उठाया था कि वेद ने उसके हाथ को पकड़ा और फेरे लेने शुरू कर दिया। अर्पिता उसे रोकने की हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छुड़ा ही नहीं पा रही थी। वेद ने उसके साथ पूरे फेरे किए और उसका हाथ छोड़ दिया। अर्पिता के सब दोस्त हैरान थे। अमर भी एक तरफ खड़ा होकर देख रहा था। उसे भी नहीं पता था वेद कुछ ऐसा करने वाला है। वेद ने सबको अपना हाथ दिखाकर रोक दिया था। किसी ने कुछ नहीं कहा था, सब बस शांति से देख रहे थे। अर्पिता ने उसे खींचकर 2 थप्पड़ मारा, फिर वहीं रोने लगी। उसने अपने माथे के सिंदूर को पोंछना चाहा तो वेद ने उसे रोक दिया और ज़बरदस्ती उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे अपने घर की तरफ मोड़ दिया। अमर को उसने अर्पिता के दोस्त को छोड़ने के लिए कहा। रास्ते में वेद ने अर्पिता को बताया कि उसने उसके परिवार वालों को कहीं और शिफ्ट कर दिया और कल उनसे मिलाने ले जाएगा। एक के बाद एक झटका उसे मिल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शांति से बैठे हुई अपने ही मन में अपने ही सोच में गुम थी और वेद अपने अमर उन दोनों से पहले घर पहुंच गया था और अर्पिता और घर पर सबिता जी को सब बता दिया। दोनों उनका इंतज़ार कर रहे थे। शाम का वक्त 9 बजे वेद का घर। वेद की गाड़ी उसके घर के अंदर आ गई थी। गाड़ी की आवाज़ सुनकर वेद और अमर दोनों गेट के पास खड़े थे। वेद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो अर्पिता चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो गई। आसपास देखने लगी। घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी अच्छा भी। वेद आगे आगे चलने लगा और अर्पिता उसके पीछे पीछे ही। वेद घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और अर्पिता उसके पीछे
वेद की माँ ने अर्पिता के हाथ को पकड़कर आगे किया और उसकी ओर वेद की आरती उतारी और वेद को उसके कमरे में भेजकर खुद अर्पिता को नीचे वाले कमरे में ले गए, उसे वहाँ फ्रेश होने को कहा और कंगना की ड्रेस उसे दे दी और खुद बाहर आ गई। उन्हें राम जी का इंतजार उसके बाद जो होने वाला था वो अच्छी तरह से जानती थी। इधर अर्पिता ने कपड़ा उठाया और बाथरूम में चली गई। वो अंदर नल चालू करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे गुस्सा बहुत आ रहा था वेद के ऊपर भी। वेद भी अपने कमरे में बैठा हुआ जो उसने किया उसके बारे में सोच रहा था। वो ये भी जानता था उसका ये फैसला उसके नाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। अमर उसके दरवाजे के पास आया और उसके मूड को देखकर उसके पास बैठ गया। अमर, देख, अब जो हो गया वो हो गया, अब जो है उस पर ध्यान दे, ज़्यादा मत सोच, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वेद, यार तू समझना, पापा नाना क्या कहेंगे मुझे और कहीं उसको कुछ ना कहें, बिना गलती के उसे सुनना पड़ेगा। अमर, ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब क्या डरना, चल माँ नीचे बुला रही हैं। वेद अमर के साथ नीचे आता है जहाँ उसके पापा और उसके नाना बैठे हुए थे। उसकी माँ वहीं खड़ी थी, वो भी चुपचाप बैठ गया। उसकी मम्मी अंदर गई जहाँ अर्पिता चुपचाप बैठी हुई थी। सविता जी, देखो, मैं जानती हूँ इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब जो हो गया उसे समझो। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती अर्पिता, मुझे समझना भी नहीं है, ना मैं इस रिश्ते को मानती हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने घर वालों के पास जाना है। सविता जी, मैं वेद को कहूँगी तुम्हें ले चले, आप चलो कुछ खा लो। अर्पिता, मुझे भूख नहीं है, आप जाइए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सविता जी, देखो, वेद मेरा बेटा है और तुम मेरी समान बेटी हो, और क्या अब भी तुम नहीं जाना चाहती? अर्पिता, ठीक है चलिए, लेकिन उसके अलावा कुछ और उम्मीद मत रखना। अर्पिता बाहर जा रही थी तो सविता जी ने देखा कि उसके मांग में सिंदूर नहीं है, तो उसने उसको रुकने को कहा और अपने कमरे में जाकर सिंदूर लाया, उसके मांग में सिंदूर लगाया, साथ में मंगलसूत्र भी पहना दिया। तो अर्पिता ने हैरानी और सवालिया नज़रों से उनको देखा तो उन्होंने कहा, अब तुम शादीशुदा हो, हालात चाहे जैसे भी थे, लेकिन यह सच है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। अर्पिता, अगर आपकी बेटे के साथ ऐसा हुआ होता तो कैसे करती आप, बताइए? तब आप उसे ये सब कहते? सविता जी, बिल्कुल, उसे मैं बदल नहीं सकती, लेकिन सामने वालों को समझा ज़रूर सकती हूँ। और तुम भी मेरी बेटी ही हो, उस दिन से ही जिस दिन से वेद ने बताया। अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती, जल्दी से बाहर चलो, सारे सवाल के जवाब तुम्हें कल मिल जाएंगे। अर्पिता उनके साथ चली गई। सविता जी उसे खाने के लिए टेबल पर बिठा और बाकी सबको भी बुलाने चली गई। साथ ही अर्पिता से कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया। सब लोगों ने आराम से खाना खाया। फिर उसके बाद अर्पिता को कंगना के रूम में छोड़कर सारे लोग नीचे हॉल में ही बैठ गए और उन सबके सामने बैठ गए वे साहब जो सर झुकाकर बैठे थे। राम जी, आप सर झुकाकर क्या बैठा है? करने से पहले तो तूने सोचा नहीं अब क्या लड़की जैसे शर्मा रहा है? वेद के नाना, तुम्हारा ये फैसला कहाँ सही है? ध्यान दिया? तुमने एक बार तो कहा होता हमसे हम कुछ करते, अब भुगतो। लड़की की जात, खानदान, घर वाले कैसे हैं कुछ पता भी है? सविता जी, बाबूजी, जात खानदान कौन देखता है? अब जो हो गया वो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकते ना। वेद के नाना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लड़की को पैसे देकर बात खत्म करो, वैसे भी किसी को कुछ पता नहीं है। वेद, अर्पिता अब मेरी जिम्मेदारी है नानो, वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। नाना, जब सब सोच लिया फिर क्या, क्यों है यहाँ हम? राम जी, आप एक बार उसकी तरफ से सोचने की कोशिश तो कीजिए, मानता हूँ उसने गलत किया है। नाना जी, वो तुम और सविता, और ये समझो मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है, अब आगे तुम्हारी इच्छा। सविता जी, माफ़ करना बाबूजी, लेकिन मैंने उसे पूरे दिल से अपना लिया और ये गलत भी नहीं है, बेशक हालात गलत हैं। नाना जी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। वेद जाता है, रोकने पर उसके पापा कहते हैं वो अभी गुस्से में है, बाद में बात कर लेना। वेद अपने पापा के गले लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। राम जी उसे आराम करने के लिए अमर के साथ भेज देते हैं और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। बात करने के बाद उन्होंने अर्पिता को पूरे दिल से अपनाने का फैसला लिया था और प्यार देने का भी।
कल ही वो अर्पिता के घर जाने वाले थे और समझाने वाले थे। अर्पिता अपने कमरे में लेटी अब तक जो हुआ था उसे दोबारा सोच रही थी। ना ही उसके घर वालों से उसकी बात हुई थी। उसे वेद के ऊपर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। अगली सुबह 10 बजे उधर देर तक मुन्ना को खबर लग चुकी थी कि क्या हुआ है। वह पागलों के जैसे वेद और अर्पिता को ढूंढ रहा था। जब सुरभि को इस बात का पता चला तो उसको खुशी हुई, लेकिन वो अपने भाई के गुस्से की वजह से डर भी गई थी कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। उधर वेद, अर्पिता और राम जी, सविता जी और अमर पांचों लोग अर्पिता के घर के लिए निकल गए थे, जहां उसने अर्पिता के भाई बहन और पापा को शिफ्ट किया था। करीब 2-3 घंटे बाद वो लोग अपने मंजिल पर पहुंच गए थे। वेद ने पहले से उनको बता दिया था कि वो लोग आ रहे हैं। सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे वो अंदर गए, अर्पिता दौड़ के अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। काशीराम जी सबको इशारों से बैठने के लिए कहा और वो उसका सर सहलाने लगे। थोड़ी देर वो चुप हुई। मोनू और रानू उसके माथे में सिंदूर, हाथ में चूड़ी और गले में मंगलसूत्र देखकर हैरान थे। उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन काशीराम जी को सब पता था। उन्हें वेद की कही बात याद आ रही थी। 2 दिन पहले जब काशीराम जी हॉस्पिटल में थे तब वेद उससे मिलने गया था और बताया था कि वो ये सब करने वाला है। काशीराम जी अच्छे से सब बातों को समझकर इसकी इजाज़त दी थी। उन्हें वेद से कोई गिला शिकवा नहीं था। सब लोगों का उन्होंने अच्छे से स्वागत किया। मोनू और रानू को उन्होंने बाद में सब बताने को कहा। देर रात तक सब वापस आ गए थे। साथ में अर्पिता भी। उसके पिता ने उसे जो समझाया उसके साथ वह बिना किसी बहस के वेद लोगों के साथ आ गई, लेकिन वेद के लिए गुस्सा वह नहीं निकल पाई। नेहा का कमरा भी फिलहाल अर्पिता को दिया गया था। नेहा और अमर एक साथ थे। थकान की वजह से आज सबको जल्दी नींद आ गई। आज अर्पिता भी गहरी नींद में सो रही थी। उसके सवाल के जवाब उसे मिल गए थे, लेकिन अभी भी उसके मन से गुस्सा उसका निकला नहीं था। प्रेजेंट डे रात के 10 बज गए थे और उन लोगों ने ये ध्यान भी नहीं दिया कि राम जी, काशीराम जी और सविता जी तीनों भी उन लोगों की कहानी सुन रहे थे जिसे अमर, अर्पिता और वेद मिलकर पूरा कर रहे थे। सविता जी, अब बस आगे की कहानी खाने के बाद चलो सब खाना खा लो। उसकी आवाज़ से कहानी से बाहर आए। सब लोगों के घड़ी के तरफ देखा तो उन्हें समय का होश आया। नमन, अरे काफ़ी टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। सब एक साथ में हाँ कहा। फिर बाकी की कहानी खाने के बाद सुनाने के लिए पहले तो दोनों ने मना किया, किसी और दिन सुनाने को कहा, क्योंकि थोड़ा सा बस आगे का तुम सबको तो पता ही है। रानू, नो जीजू, आपको आज ही पूरी कहानी करनी है। कल तो सब वापस जा रहे हैं, फिर पता नहीं कब मिलेगा। कंगना, हाँ भैया, रानू सही कह रही है। ने अर्पिता, वहाँ घर पर सुन लेना, सबको आराम की भी ज़रूरत है। राम जी, जब हम बूढ़े लोग सुनना चाहते हैं तो बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोनू, सही कहा आपने, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों ने कि जिद करने पर तो इन लोगों को भी उनकी बात माननी ही पड़ी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि खाने के बाद एक बार फिर उनकी कहानी शुरू होगी। खाने के बाद एक बार सब बैठ गए थे कहानी सुनने के लिए। अगले दिन अर्पिता देर तक सोती रही। जब उठी तब वेद की मम्मी उसके सामने थी। वह बिस्तर से उठकर बैठ गई। सविता जी, अरे तुम तो डर गई, मैं कोई भूत हूँ क्या? अर्पिता, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। सविता जी, खबरदार, जो आंटी कहा तो सासू माँ ओल्ड है वो तो तुम मुझे माँ कहो। हाँ, अपने घर में जैसी रहती थी वैसे भी यहाँ रहना। यहाँ अब तुम्हारा भी घर है। अर्पिता ने बात बदलते हुए कहा, आप बैठिए, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। क्या यहाँ सूट जीन्स पहन सकती हूँ? सविता जी, हाँ क्यों नहीं, सब छूट है तुम्हें, मैं बाहर हूँ, फ्रेश होकर आ जाना। कुछ भी हो बेझिझक कह देना मुझे। अर्पिता हाँ में सर हिलाती और वहाँ से उठकर अपने कपड़े निकालने लगती है। सविता जी बाहर आ जाती हैं, जहाँ वेद नाश्ते की टेबल पर बैठा था और लैपटॉप चला रहा था। अमर उसे कुछ समझा रहा था। उसके पापा तो ऑफिस चले गए थे। सविता जी ने उन दोनों के लिए नाश्ता निकाला। वेद ने उनकी तरफ देखा तो उसने जवाब दिया। वो उठ गई, फ्रेश होने गई है।
आती होगी बाहर कुछ देर में। वेद और अमन नाश्ता करके निकल जाते और जाने से पहले वेद अर्पिता के दोस्तों को आने के लिए कह देता है। साथ ही अर्पिता को कुछ दिनों के लिए कॉलेज जाने से मना करने के लिए कह देता है। 12 बजे तक उसके सारे दोस्त उसके पास थे। अर्पिता उस वक्त रूम में बैठी थी, अपने सोच में गुम थी। सविता जी ने उन सबको उसके रूम में ही भेज दिया और खुद उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। उधर मुन्ना भाई अर्पिता के घर गया, कॉलेज गया, पर उसका कोई पता नहीं चला। फिर वह वेद के घर जाने की तरफ मुड़ गया। उसे पक्का यकीन था वह यही मिलेगा, लेकिन वह सीधा जाकर अपने लिए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। उसने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने सोचा वे वेद का दोस्त बनकर आएगा और पता करेगा अर्पिता है वहाँ या नहीं, और अगर होगी तो वह उसका काम तमाम कर देगा। वह मन ही मन अपने प्लान के लिए खुद को शाबाशी दे रहा था। वेद और अमर की कुछ ज़रूरी मीटिंग थी, पिछले 2 हफ्तों के कारण बाकी थे, तो दोनों उसी में ही लगे थे। अर्पिता के दोस्त 1-2 घंटे उससे बात की, उसे समझाए और फिर चले गए। उसे भी थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन वो बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो सविता जी ने उसे पूरा घर दिखा और बाहर गार्डन तक शाम तक हो गया था। फिर वो खाना बनाने की तैयारी करने चली गई और अर्पिता कमरे में बैठकर पढ़ने लगी। उधर मुन्ना का प्लान का चौपट हो गया था, क्योंकि किसी काम से उसे बाहर जाना पड़ा था। उसने अपने इस प्लान को किसी और दिन करने का फैसला लिया। कुछ दिन ऐसे गुजर गए। वेद और अमर अपने काम में बिजी थे और अर्पिता भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। अब वो सविता जी से हल्का हल्का बात भी करने लगी थी। इस बीच वेद और अर्पिता ने एक दूसरे को नहीं देखा था। वेद तो सामने जाना भी नहीं चाहता था, अमर भी कभी कभी अर्पिता से बात कर लिया करता था। अर्पिता अपने घर पर भी बात कर लेती थी। वेद के पापा के सामने वो कभी नहीं जाती थी, इसलिए उनके बीच बात नहीं होती थी। लेकिन राम जी उससे बात करके उसकी गलतफहमी दूर करना चाहते थे और नाना जी अभी तक सबसे नाराज़ थे। अब तक उनकी शादी के बारे में किसी को पता नहीं था सिवाय घर वालों के अलावा। 1 हफ्ते बाद मुन्ना अपने काम से बाहर आया, तब वह सीधा वेद के घर की तरफ निकल गया और वह बहाना बनाकर अंदर भी चला गया, जहाँ किचन में सविता जी और अर्पिता काम कर रहे थे। मुन्ना को देखकर सविता जी याद करने की कोशिश करने लगी कि यह कौन है। मुन्ना, अरे अम्मा जी, हम वेद के दोस्त हैं, बाहर थे, शहर से अभी अभी आए हैं, तो उनसे मिलने चले आए। सविता जी, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। मुन्ना, अरे अम्मा, हम बचपन में आते थे ना, लेकिन हम बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए, अभी आए हैं तो इसके शादी का पता चला। सविता जी, अच्छा तो खड़े क्यों हो, बैठो वहाँ हॉल में, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मुन्ना वहाँ बैठ गया था और आसपास देख रहा था। उसके आदमी लोग पहले से बाकी के सर्वेंट को एक कमरे में बंद कर दिए थे। अर्पिता को कुछ खटकने लगा उसके बात करने के तरीके से, जिस तरह वो अर्पिता से बात कर रहा था और कह रहा था, उससे अर्पिता को वो अच्छा आदमी नहीं लगा। सविता के साथ वो भी बाहर आई, उनके चाय नाश्ते दिया और खुद भी बैठ गई। फिर उसने अर्पिता को देखकर प्रणाम किया और भाभी का संबोधन किया। इस बार अर्पिता और सविता जी ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। दोनों उठकर किचन में गई और मुन्ना नाश्ता करने में व्यस्त था। उनको जाते देख वह प्लेट में से आधा नाश्ता अपने जेब में डाला और उनकी तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में पानी गिरा था, उस वजह से वह गिर गया। वह उठने वाला तो उससे पहले अर्पिता जल्दी आई और उसकी आँख में मिर्ची डाल दी, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिससे उसके बाहर के 2 आदमी अंदर आ गए। उनको देखकर सविता और अर्पिता ने भी काम करने वाले को आवाज़ लगाया और अर्पिता फ़ोन करने चली गई। उसको किसी का नंबर याद नहीं आ रहा था। उसने अपने घर फ़ोन किया और वेद को बताने के लिए कहा। तब तक मुन्ना खड़ा हो गया था। अपनी आंखों को साफ कर उसने बंदूक सीधा अर्पिता की तरफ तान दिया। अर्पिता डर कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने अपना दोनों हाथ खड़ा कर दिया। मुन्ना, इन सब की वजह से तू ही है, समझी, आज तेरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरी बहन की शादी तेरे पति से करवाऊंगा। साला खेल खेल गया, मेरे से उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अर्पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो वो जान ही गई थी कि कुछ सीरियस बात है। मुन्ना ने अपने आदमी को भेजकर गेट लगाने को कहा। उसने बंदूक उसकी तरफ चलाने के लिए सविता जी ने पीछे से उसके हाथ में मारा तो बंदूक दूर जाकर गिर गया। सविता जी और अर्पिता दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए। मुन्ना ने अपना एक आदमी उसके पीछे लगाया और खुद
बंदूक को ढूंढने लगा। अर्पिता और सविता जी आगे आगे और उसका आदमी पीछे पीछे, दोनों भागकर एक रूम में गई और दरवाजे के अगल बगल छुप गए। जैसे वो आदमी अंदर आए, उन्होंने बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने लंबी सांस लिया, लेकिन पीछे से मुन्ना और उसके आदमी आ गए। दोनों भागकर किचन में गए और बेलन और एक झाड़ू उठा लिया और हाथ में मिर्ची पाउडर भर लिया। मुन्ना और उसके आदमी आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने उसकी आँख में मिर्ची डाला और झाड़ू और बेलन से उन लोगों को मारने लगे। ज़्यादा धुलाई होता उनसे पहले ही उसका आदमी आया और उसे भी एक दो बोतल पर ही गया, लेकिन उसने अर्पिता को पकड़ उस पर चाकू रख दिया और सविता जी को रोकने का इशारा किया। सविता जी अपने हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी हो गई। मुन्ना और उसके आदमी ने अपना अपना आँख साफ किया और मुन्ना हंसते हुए उस आदमी के पास गया और उसके हाथ से चाकू लेकर वह अर्पिता को मारने वाला था। उससे पहले ही फिल्मी कहानी की तरह वेद ने आकर अपना हाथ रख दिया। चाकू उसके हाथ में लगा। अर्पिता ने तो डर कर अपना आँख बंद कर लिया था। जब उसे कुछ एहसास ना हुआ तो उसने अपने एक आंख खोलकर सामने देखा तो मुन्ना और उसके आदमी एक तरफ खड़े थे और उसके पीछे कुछ पुलिस थे और वेद का हाथ सविता जी ने अपने पल्लू से उसके हाथ को पकड़ा था। अमर अर्पिता के पास खड़ा था। कुछ देर बाद सब हॉल पर बैठे थे और वेद के हाथ में पट्टी भी बन चुकी थी। राम जी भी वहीं थे और वेद के नाना भी आए हुए थे। सविता उन्हें सारी बातें बता रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और सब हैरानी से सुन रहे थे। जब बात खत्म हुआ तब वेद और राम जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अमर तो चुप था, लेकिन अब उसे भी मौका मिला था तो वो भी शांत हो गया। थोड़ी देर बाद वो लोग चुप हो गए तो अर्पिता, सविता जी, नाना जी तीनों इनको घूर कर देख रहे थे। तीनों ने एक साथ सॉरी कहा। फिर सब उन दोनों की तारीफ़ कर रहे थे और उनकी हिम्मत को भी दाद दे रहे थे। एक पल को सब डर गए थे कहीं अर्पिता को कुछ हो जाता अगर वे समय पर नहीं आता तो, लेकिन अंत में ठीक हुआ। मुन्ना और उसके आदमियों को पुलिस लेकर चली गई। उसके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया था। थोड़ी देर बाद नाना जी, वेद और अमर निकल गए। राम जी सविता जी को चाय बनाने के लिए बोलकर खुद ही अर्पिता के पास बैठ के अर्पिता डर गई थी। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और उसे बताने और समझाने लगे। अब अर्पिता भी उन्हें जवाब देने लगी थी और जान गई थी भले ही वह बाहर से कड़क थे लेकिन अंदर से दिल के बुरे नहीं थे। सविता जी भी दोनों के साथ बैठ गई। मौका सही देखकर अर्पिता ने मुन्ना के बारे में पूछ लिया और सविता जी भी उन्हें सब सच बता दिया। सच जानकर अर्पिता को भी बुरा लगा कि उसने पता नहीं अब तक बाकी सबसे किस तरीके से बात की थी। उसके पापा से उसे आधा सच पता चला था जिससे वो जानते थे, लेकिन आज जाकर उसे पूरी सच्चाई पता चली थी। उसने मन ही मन वेद से बात करने का फैसला ले लिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब अर्पिता को तो सच पता चल गया था कि हकीकत क्या थी, लेकिन उसके लिए शादी करना ज़रूरी था ये उसे नहीं लग रहा था। उसके हिसाब से इसका कोई और रास्ता भी निकाला जा सकता था और वो वेद से बात भी करना चाहते थे, पर वेद और अमर मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। अर्पिता घर पर रहकर बोर हो रही थी। सविता जी उसे ज़्यादा कुछ करने भी नहीं देती थी। उसने कॉलेज जाने का फ़ैसला लिया, लेकिन उसके लिए उसे वेद से परमिशन लेनी थी जो कि एक दिन बाद आने वाला था। तो उसने सोचा इसी बहाने बात की शुरुआत भी हो जाएगी। वहीं सविता जी और राम जी ने शादी की खुशी में पार्टी देने का फ़ैसला लिया। उनको भी अब बताना था, कहीं बाहर से किसी को कुछ पता चलेगा उससे पहले खुद ही बताने वाले थे। उसके लिए उन्होंने वेद और अर्पिता से बात करने का फ़ैसला लिया। साथ ही काशीराम जी से भी उनको भी बुलावा भेज दिया गया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। शाम को वेद आया तो काशीराम जी, रानू, मोनू सब घर पर ही थे। ऊपर से आज कंगना और नमन भी आने वाले थे, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था सिवाय राम जी के। नमन और कंगना को भी नहीं मालूम था कि वेद ने शादी कर ली है। उन लोगों को आकर ही पता चलने वाला था। खैर रात को सब लोगों ने साथ में खाना खाया और फिर घर के बाहर ही गार्डन पर बैठ गए। राम जी और सविता जी ने अपने मन की बात सबके सामने रखी और सबको बात भी उनकी सही लगी। सब लोगों ने हाँ कह दिया, लेकिन अर्पिता और वेद दोनों ही शांत थे। अब सब लोगों ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख फिर हाँ में सर हिला दिए। बाकी लोग खुश हो गए। सविता जी ने अमर को कहकर अर्पिता के घर वालों का कमरा बताने को कहा और अर्पिता को आज से वेद के कमरे में शिफ्ट होने को कहा, क्योंकि नेहा के कमरे का कुछ काम कराना था और बाकी के कमरे
फुल फुल हो चुके थे, जो कि 1 हफ्ता भर तक रहने वाले थे। अब अर्पिता के पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि क्या करे। अर्पिता ने कुछ नहीं कहा और ऊपर की ओर चली गई। वेद भी उसके पीछे चला गया और सविता जी उन्हें जाते देख रही थी। अमर आया और उसने सविता जी से हाई फाई किया। अमर, वाह मॉम, क्या एक्टिंग की है आपने। हाँ, मज़ा आ गया, एक ही बार में विकेट ले लिया आपने तो। सविता जी, आखिर माँ हूँ, अपने बच्चे से बात कैसे मनवाना है अच्छे से आता है मुझे। राम जी पीछे से आते हुए, क्या आता है आपको अच्छे से जो हमको पता नहीं। अमर और सविता जी पहले डर गए थे कहीं सच तो नहीं जान गए। फिर अमर ने कहा, मॉम को डांस करना अच्छे से आता है। वेद की शादी की पार्टी की खुशी में खूब डांस करना चाहती हैं। वेद की बातों को सुनकर सविता जी उसे गुस्से से देखने लगी। वो उसके पास आती उससे पहले वह कान पकड़कर भाग गया। सविता जी, बदमाश कहीं का, कोई ऐसे बात करता है अपने माँ से। सविता जी, आपने तो कभी हमें बताया नहीं कि आपको डांस करने का भी शौक़ है। सविता जी, क्या आप भी उसकी बातों में आगे। वेद का असर पड़ गया है उस पर। चलो, सुबह कितनी सारी तैयारी करनी है। उधर वेद और अर्पिता दोनों वेद के कमरे में थे। वेद ने बेड से पिलो उठा और बालकनी में चला गया। वहाँ एक बड़ा सा बैठने के लिए बना हुआ था जिस पर गद्दा रखा हुआ था। वह वापस आया और अर्पिता को वहाँ बेड पर सोने का बोलकर वहाँ वापस जाने लगा। अर्पिता कहना चाहती थी उससे कुछ, लेकिन वह कह नहीं पाई। फिर वह भी बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह अर्पिता की जब नींद खुली तो वह उठकर बाहर बालकनी में चली गई। आज उसकी नींद जल्दी ही खुल गई थी, या यूँ कहें कि आज उसे अच्छे से नींद ही नहीं आई तो वो बाहर चली आई। सूरज बाहर आने वाला था और ऊपर आसमान में फैली उसकी लालिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी नज़र वहाँ सोते हुए बेड पर पड़ी जो बहुत भोला लग रहा था। उसका चादर नीचे गिरा हुआ था। अर्पिता और उसका चादर उसे वापस उड़ाया। खड़े होकर उसे देखने लगी। उसके माथे पर बाल बिखरे हुए, इसकी वजह से वह एक छोटे बच्चे के जैसे लग रहा था। वेद ने करवट बदला तो वह जल्दी से कमरे के अंदर भाग गई। फिर नीचे चली गई जहाँ काशीराम जी उठकर बैठे हुए थे। सविता जी चाय बनाने गई थी और राम जी फ्रेश होने चले गए थे। काशीराम जी, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई क्या अच्छे से, जो जल्दी उठ गई। अर्पिता, नहीं पापा, वो नींद खुल गई तो मैं नीचे आ गई। काशीराम, वैसे तुम्हारे फैसले से मैं खुश हूँ, अच्छा लगा तुमने सच को अपना लिया। अर्पिता, हमारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाता। अब वो वही रहेगा, आप फिक्र मत कीजिए। रानू मोनू का पढ़ाई कैसे चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी है। काशीराम जी, रोज़ बात करेगी फिर भी वही सवाल, थकती नहीं हो, नानी अम्मा बन जाती हो पूरी। अर्पिता, ओहो पापा आप भी ना, अच्छा आप बैठो मैं नहा कर आती हूँ, फिर मुझे मोनू और रानू से भी तो बात करना। सविता जी चाय की ट्रे लाते हुए, क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में। काशीराम जी, कुछ खास नहीं, रोज़ के वही सवाल और वही जवाब। अर्पिता मुस्कुराकर उनको गुड मॉर्निंग कहती है, फिर नहाने चली जाती है। तब तक राम जी भी आ जाते हैं और तीनों इन दोनों के भविष्य के बारे में बात करते हुए चाय पीने लगते हैं। आज ऑफिस से छुट्टी लेने का फरमान सविता जी ने सुना दिया था क्योंकि 2 दिन बाद पार्टी थी और काम बहुत थे। सब लोग नाश्ता करके बैठ गए थे। कंगना और नमन भी आ गए थे। अमर उन्हें लेने गया था और रास्ते में ही सारी बातें समझा दिया था कि क्या हुआ था। वो भी हैरान थे और ख़ुद भी अफसोस भी था, लेकिन उसकी माँ ने कुछ भी कहने से मना किया हुआ था तो वो लोगों से मिले और नॉर्मल बात किए। सब हंसी खुशी तैयारी में लगे हुए थे। नमन और कंगना दोनों खुश थे अपने भाई के लिए, लेकिन दुख इस बात का था कि ऐसे अचानक ऐसा होगा। क्या क्या नहीं सोचा था सब लोगों ने कि क्या क्या करेंगे। खैर यही सही, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि सविता जी ने रात को उन्हें सवाल के जवाब देने का वादा किया था। अर्पिता और वेद सबकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और थोड़ी बहुत बात कर रहे थे। सविता जी, मेहंदी वाली आएंगी तो अर्पिता और वेद भी बिना बहाने के लगा लेना, मैं ना सुनना नहीं चाहती। आज ही ड्रेस फाइनल होगा, सुरेश आता ही होगा ड्रेस लेकर सबके लिए। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। राम जी और अमर ने मिलकर पार्टी वाला काम संभाल लिया और सविता जी ने बाकी के काम अपने जिम्मे ले लिए थे और अपनी मदद के लिए कंगना और रानू को ले ली थी। और काशीराम जी अर्पिता के साथ, उनका हाथ अभी ठीक नहीं था लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे तो उन्हें आराम करने का फरमान सुना दिया था। सबसे पहले ड्रेस फाइनल किए गए
और लोगों को कार्ड देने के लिए छपवाने चले दिया गया। दूसरे दिन मेहंदी लगाया गया और कार्ड बंटवाया गया। शाम को ही पार्टी वाले लोग आ गए। डेकोरेट करने के लिए लगभग सारी तैयारी हो गई थी। अब इंतज़ार था तो कल शाम का। इन सब में वेद के नाना नहीं आए थे। उनको बुलाया भी गया लेकिन वो मना कर दिया तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सबिता जी उनको समझाकर कल खुद लेने जाने वाली थी। रात को सब खाना खाकर सोने चले गए थे लेकिन आज वेद अपने बालकनी में बाहर बैठा हुआ था तो अर्पिता भी आकर उससे दूसरी दूर पर बैठ गई। अर्पिता इग्नोर कर रहे हो मुझे? 2 दिन से बात करने की कोशिश कर रहे वेद। नहीं, खुद को तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए। अर्पिता ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना वेद। सॉरी, तुमको बहुत गुस्सा आया होगा ना मुझ पर। अर्पिता हाँ बहुत आया था लेकिन वजह पता चली तो गुस्सा भी चला गया। एक शर्त पर ही माफ़ करूँगी। वेद मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर। अर्पिता देखो मुझे ये सब अपनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। कितना कुछ नहीं कह सकती, प्यार होगा या ना होगा नहीं जानती, लेकिन एक चीज़ मानती हूँ आखिर हूँ तो एक लड़की ही ना। वेद आई अंडरस्टैंड, मुझे उस वक्त यही सही लगा। तुम जो कहोगी सब मंजूर। अर्पिता फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं आखिर। वेद बिल्कुल, लेकिन जो कहना होगा बिना सोचे समझे कह देना। ओके अर्पिता ओके, शो बाय, गुड नाइट। बातें तो और करनी थी पर नींद आ रही है, सो फिर बाकी बातें कल। वेद एनी टाइम व्हेन यू नॉट वॉट। अब जाकर अर्पिता को थोड़ा अच्छा लगा और वेद को भी। दोनों एक दूसरे से बात को याद करके मुस्कुराकर सो गए।